हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स थेरेपी एंड ये वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम उनका फिजिक्स का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे और ये उनके फिजिक्स सिलेबस का पहला चैप्टर आज से हम शुरू करते हैं। और ये सिलेबस में पहला चैप्टर जो आपको मिलेगा एनसीईआरटी बुक में, वो मिलेगा आपको फिजिकल वर्ल्ड नाम से। और इस चैप्टर में से अगर हम कहें तो किसी भी एग्जाम में, लगभग किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि फिजिक्स क्या होता है, साइंस क्या होता है, फिजिक्स को पढ़ने का तरीका क्या है, और फिजिक्स के स्कोप क्या हैं, फंडामेंटल लॉज इन नेचर क्या है, और फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर क्या है। मतलब एक ओवरव्यू है फिजिक्स का जो आप अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर आपको एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए लिखा गया है चैप्टर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा एनसीईआरटी बुक का कंटेंट पेज है। और यहाँ देखें, पहला चैप्टर हमारा फिजिकल वर्ल्ड है और इसमें सबसे पहला ही सवाल जो आता है वो है व्हाट इज फिजिक्स। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स आपको पता है कि साइंस का एक पार्ट है, और या फिर आगे जब आप पढ़ेंगे, जब जानेंगे तो पता चलेगा कि फिजिक्स ही साइंस है। और भी आपने साइंस सुने होंगे, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, पढ़े भी होंगे, लेकिन साइंस ही फिजिक्स है, फिजिक्स ही साइंस है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो ये है कि साइंस क्या होता है, व्हाट इज साइंस? साइंस का क्या मतलब है? तो साइंस, देखिए जो वर्ड है वो, उसका मतलब है, अगर हिंदी में भी समझ लें तो साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान। तो ज्ञान का मतलब तो आप जानते ही हैं। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है नॉलेज। ज्ञान का मतलब है नॉलेज। ये जो फिर विज्ञान शब्द का क्या मतलब है? विज्ञान का मतलब है कि सिस्टमैटिक नॉलेज। नॉलेज तो हम ले रहे हैं, बट रैंडम नहीं है, वो सिस्टमैटिक है। उसमें एक पैटर्न फॉलो होता है और कुछ सर्टेन प्रोसेस है जिसको फॉलो करके जो हम सीखते हैं, तो उसको कहा जाता है साइंटिफिक नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक नॉलेज मीन्स विज्ञान, और इसी को कहा जाता है साइंस। तो आप बोल सकते हैं साइंस का मतलब है सिस्टमैटिक नॉलेज। तो अब ये सिस्टमैटिक नॉलेज का क्या मतलब हुआ? नॉलेज तो हम समझ गए, सिस्टमैटिक नॉलेज क्यों इसको कहा जा रहा है? इसमें कोई सिस्टम फॉलो होता है क्या? तो अब वो सिस्टम क्या है? तो देखिए, इस सिस्टम में अगर हम बोलते हैं कि साइंस अगर हमें पढ़ना है, यानी कि सिस्टमैटिक नॉलेज हमें लेना है, तो इसमें कुछ सर्टेन स्टेजेस होते हैं। तो पहला जो स्टेज है हमारा वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, किन चीजों का ऑब्जर्वेशन? जिनके बारे में हमें सिस्टमैटिक नॉलेज लेना है। तो साइंस जो है वो बेसिकली उन चीजों के बारे में डिस्कस करता है जो हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। डेली लाइफ में ऑब्जर्व करने वाली चीजें सुबह से लेकर रात तक, और इवन जब हम सो रहे होते हैं उस समय भी बहुत सी चीजें होती रहती हैं। उन्हें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन कोई दूसरा तो ऑब्जर्व कर ही सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे लाइफ में जो कुछ भी हमें आसपास में दिखाई दे रहा है, सब कुछ साइंस के अंडर में आता है। अब क्या दिखाई दे रहा है, इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सुबह आप जगे, कैसे जगे वो भी साइंस है। सुबह उठ के आपने आँख खोली तो आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। सुबह को हवा चल रही है, बर्ड्स बोल रही हैं, उनकी आवाज सुनाई दे रही है, लोग चल फिर रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, मशीनें चल रही हैं, खाना पक रहा है, और ऐसे ही तमाम ऑब्जर्वेशन दिन भर में जो चीजें हो रही है वो सब कुछ किसके अंडर में आता है? वो साइंस के अंडर में आता है। तो अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि ऑब्जर्वेशन और सीइंग यानी कि देखना, इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस है? तो दोनों बातें सेम नहीं है, दोनों बातें अलग अलग है। सीइंग अलग है, ऑब्जर्वेशन अलग है। जैसे कि एक एग्जांपल आप मान लीजिए कि चलिए, आपके जैसे रूम में भी पंखा चल रहा होगा। तो पंखा चल रहा है, आपने देखा और देखकर आगे बढ़ गए और अपने किसी दूसरे काम में बिजी हो गए। तो ये तो बस आपने देख लिया, जस्ट सीइंग हो गया। लेकिन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन मतलब है कि अगर फैन चल रहा है, मान लीजिए कि फैन चल रहा है, तो अब आपने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। ये फैन चल रहा है तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है
या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है, आप देखिए उसको पता चलेगा कि कोई एक सर्टेन डायरेक्शन में ही रोटेट होता है, ऐसा नहीं है कि कभी क्लॉकवाइज हो गया कभी एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, फिर दूसरा आगे और आपने सोचा ये कब रोटेट होता है, जब आप स्विच ऑन करते हैं। और स्विच ऑन करने के बाद में, स्विच ऑन करने से होता क्या है ये हमें पता है, तो स्विच ऑन करने से उसमें करंट जाता है, करंट जाने से तभी वो फैन रोटेट होगा। लेकिन फिर करंट जाने से फैन के अंदर क्या होता है जिससे कि वो रोटेट होने लगता है। तो ये इस तरह से जब आप सोचते हैं तब ये सिर्फ सीइंग नहीं होता है, ये हो जाता है ऑब्जर्विंग। ठीक है, तो पहली चीज तो क्या है, ऑब्जर्व करना। और ऐसे ही रैंडमली ऑब्जर्व नहीं करना है, आपको सिस्टमैटिक वे में ऑब्जर्व करना है, सारी बातों को ध्यान से रिकॉर्ड करना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, स्विच को ऊपर करने से क्या हुआ, स्विच को नीचे करने से क्या हुआ, अचानक से करंट चली गई तो क्या हुआ। तो इस तरह से जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। तो साइंस का पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। और अगर अब दूसरे स्टेप की बात करें साइंस पढ़ने के लिए, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का मतलब है जैसे अभी बताया कि जब आपने देखा स्विच को ऊपर किया तो पंखा बंद हो गया, स्विच को नीचे किया तो पंखा फिर से चालू हो गया। तो अब ऐसे ही दूसरे पंखों में भी देखा हमने, क्या सारे पंखों में ऐसा ही होता है, क्या सारे स्विचेज में ऐसा ही होता है, स्विच ऑन करने के कितनी देर बाद पंखा फुल स्पीड में आता है, कितनी देर उसको फिर से बंद होने में लगती है। और पंखे के साथ में रेगुलेटर भी लगा हुआ है, लेफ्ट साइड में घुमाने से पंखा धीमा हो जाता है, राइट साइड में घुमाने से तेज हो जाता है। तो इन सभी ऑब्जर्वेशंस को हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड वे में एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या करने पर क्या हो रहा है, और उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कहलाता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। ये जस्ट एक आइडियाज हैं, इनके एकदम आप प्योर डेफिनेशन के बारे में ना सोचिए, अभी बस जस्ट समझने के लिए बातें कही जा रही है। तो ऑब्जर्वेशन हो गया, आपने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, और फिर उसके बाद में अगली चीज क्या आती है, अगली चीज आती है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग, या कह सकते हैं एनालिसिस। जब आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो फिर आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं कि रीजन क्या हो सकता है इन चीजों के बारे में। तो क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव रीजनिंग मतलब कि फिर से वही बात है, तो स्विच को ऑन ऑफ किया तो क्या हुआ, पंखा किस डायरेक्शन में घूमा, इस चीज को आपने रीजनिंग दे करके बताने की कोशिश की कि भाई स्विच ऑन करा तभी घूमा, करंट इसमें आया तभी ये पंखा रोटेट हुआ, करंट ऑफ हो गया तो बंद हो गया। फिर क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, जब आप क्वांटिटीज को जोड़ देते हैं ऑब्जर्वेशंस के साथ में, कि भाई रेगुलेटर को हमने 1 नंबर पे किया तो 1 सेकेंड में पंखे ने इतने चक्कर लगाए, कोई गिवन नंबर ऑफ चक्कर हुए मान लीजिए। फिर आपने रेगुलेटर को 2 नंबर पर कर दिया, तब आपने देखा कि कितने चक्कर लगा रहा है पंखा 1 मिनट में या 1 सेकंड में। तो यानी कि आपने क्वांटिटीज को इन्वॉल्व कर लिया वहां पर कि कितना, जब हम कितना बोलने लगते हैं तो हो जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और फिर अगला स्टेप आ जाता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग कि ये जो क्वांटिटीज हैं ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं, जो आपके ऑब्जर्वेशन में क्वांटिटीज आई हैं वो क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड कैसे हैं, तो उनका नंबर 1 के बढ़ाने पर दूसरा बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे कि अभी हमने बोला कि रेगुलेटर में नंबर 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं, तो आपने 1 किया तो कितने चक्कर हुए, 2 किया तो कितने चक्कर पंखा पर मिनट घूम रहा है। यानी कि इनमें क्या रिलेशन है रेगुलेटर के 1 2 3 4 में, और पंखे के जो पर मिनट में रेवोल्यूशन हो रहा है यानी कि चक्कर खा रहा है वो कितने चक्कर खा रहा है। तो जब आप ये रिलेशन पता लगा लेते हैं तो आपको मालूम चल जाता है कि भाई जब आप 1 पे करेंगे तो स्पीड मान लीजिए 10 चक्कर पर मिनट हुई, जब आप 2 पे करेंगे तो स्पीड कितनी हुई, 20 हुई या फिर 30 हुई, कितनी हुई। तो जब आप ये रिलेशन पता लगा लेते हैं तो उसको कहा जाएगा मैथमेटिकल मॉडलिंग। और फिर इसके बाद आता है प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद में आप प्रिडिक्शन करते हैं
कि क्या हमने जो मैथमेटिकल मॉडलिंग की है वो सारे पंखों के लिए, सारे स्विचेस के लिए, सारे रेगुलेटर्स के लिए सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, हम अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं और फिर उसको वेरीफाई करते हैं कि ऐसा सचमुच में हो रहा है कि नहीं, हमारा मैथमेटिकल मॉडल फिट बैठ रहा है कि नहीं सारे केसेस में, ये हम चेक करेंगे। और अगर मान लीजिए सही निकला तो फिर ये आपका एक साइंटिफिक थ्योरी बन गया, साइंटिफिक नॉलेज आपको हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए कि वेरिफिकेशन किया और सही नहीं निकला, यानी कि आपका फॉल्स निकला प्रेडिक्शन, तो इसको कहा जाता है फॉल्सिफिकेशन। तो फॉल्सिफिकेशन का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कि 10 केसेस में आपका मैथमेटिकल मॉडल ठीक निकला और मान लीजिए 11वें में नहीं निकला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो पुरानी थ्योरी थी वो सब गलत हो गई। तो आप उसको दोबारा से चेक करेंगे, फिर से दोबारा से आप मॉडलिंग करेंगे। फिर भी अगर मान लीजिए कई बार करने पर भी गलत आता है, तो इसका मतलब क्या, क्या इसका मतलब ये है कि हमने जो अभी तक जो सीखा था वो सब बेकार गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसमें लेकिन आपको ये तो पता चल गया कि कुछ केसेस में ये सही हो रहा है, कुछ केसेस में सही नहीं हो रहा है। तो जिन केसेस में सही हो रहा है उनमें क्यों सही हो रहा है, जिनमें ठीक नहीं बैठ रहा है हमारा मैथमेटिकल मॉडल वो ठीक क्यों नहीं बैठ रहा है। तो इसीलिए आपने जैसे पढ़ा होगा पहले भी कि एक साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरी दी किसी फिनोमिनन के बारे में, फिर वो थ्योरी बाद में कह दिया जाता है कि गलत साबित हो गई। तो गलत भले ही साबित हो जाए बट उसको भी साइंटिफिक नॉलेज में एक कंट्रीब्यूशन के तरह देखा जाता है, क्योंकि अब जो चीज गलत साबित हो गई इसका मतलब आगे जो लोग पढ़ेंगे या जानने की कोशिश करेंगे वो ये समझ चुके हैं कि ये वाले तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा, यानी कि ये गलत भले ही है लेकिन फिर भी हमें वो कुछ जानकारी, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। तब उसके बाद में हम फिर नए तरीके से मॉडलिंग करते हैं, तो एक नई थ्योरी सामने आती है। तो फिर साइंस जो है इसका मतलब इसी तरह से प्रोग्रेस करता है, इसी तरह से आगे बढ़ता है। कोशिश की जाती है, अगर सही निकला तो बहुत अच्छी बात है और गलत निकला तो दोबारा से कोशिश की जाती है। तो यही साइंस का तरीका है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो अब ये तो हो गई साइंस की बात। अब साइंस के अंदर आप जैसा कि जानते हैं साइंस के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। साइंस के अंदर पढ़ते हैं हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। तो और एक चीज छूट गई, और एक चीज क्या है, और एक चीज है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तो भाई ये सब हमारा साइंस है। तो साइंस में अब देखिए आप, जैसे बहुत कुछ बड़े बड़े फिलोसफर थिंकर लोग हुए हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई फिजिक्स ही असली साइंस है, यही है असली असली साइंस, यही रियल साइंस है। बाकी केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को क्या बोल दिया, केमिस्ट्री को तो बोल दिया कि ये तो बस जैसे आपको अगर बताएंगे तो केमिस्ट्री वर्ड ही कहाँ से आया उसी से आप समझ लीजिए। केमिस्ट्री वर्ड असल में आया है, एक वर्ड है कीमिया, ये कीमिया नाम के वर्ड से आया, CHEMIA, कीमिया, यहाँ से आया कीमिया वर्ड। तो ये कीमिया वर्ड आया कहाँ से, ये एक्चुअली इजिप्ट के पास में एक जगह थी जिसका नाम था कीमिया, और वहां पर क्या था, वहां पर कपड़ों को रंगने की इंडस्ट्री थी, यानी कि वहां पर डाइंग इंडस्ट्री थी। तो डाइंग इंडस्ट्री थी, वो बहुत बड़ी डाइंग इंडस्ट्री थी। तो वहां पर क्या होता था, कपड़ों को रंगने का काम होता था। तो कपड़ों को रंगने के लिए जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग कलर अगर हमें चाहिए तो अलग अलग सब्सटेंसेस को, अलग अलग केमिकल्स को मिला करके हम अलग अलग कलर बना सकते हैं। और फिर कपड़े पे कलर चढ़ भी गया तो फिर उस कलर को पक्का करना है, उसको सुखाना है, वो ऐसा बनाना है कि बहुत समय तक टिका रहे। तो ये जो सारी एक्सपर्टीज थी, उसको जो जानने वाले लोग थे उनको बोला जाता था केमिस्ट, क्योंकि वो उस काम में एक्सपर्ट थे। और उन्हीं के इस नॉलेज को नाम दिया गया क्या, केमिस्ट्री। तो इन फ्यूचर यही केमिस्ट्री फिर धीरे धीरे एक साइंस के रूप में डेवलप हुआ और आज हम उसे केमिस्ट्री को साइंस के नाम से जानते हैं। अब आपको लग रहा होगा भाई ये तो फिजिक्स के टीचर हैं तो ये सब तो बोलेंगे ही कि फिजिक्स ही सबसे महान है और बाकी सब ऐसे ही है, तो इससे बोलने की बात नहीं है, आप खुद पढ़िए और जानिए। अच्छा, फिर बायो के बारे में क्या बोलेंगे, बायोलॉजी आपको पता ही है, ये लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के काम आता है। तो अब लाइफ प्रोसेसेस पढ़ते हैं हम बायो के अंडर में। तो बायो को तो भाई कुछ
जो बड़े बड़े कुछ हुए हैं फिलोसफर, ये हम नहीं कह रहे हैं, बहुत से कुछ फिलोसफर्स ने कहा है। बायो को क्या है, बायो को कह दिया इन्होंने सोशल सर्विस, बायोलॉजी को बोल दिया सोशल सर्विस। तो सोशल सर्विस कह दिया, इसको साइंस कहा ही नहीं। तो भले ही अब आजकल ये साइंस के रूप में डेवलप हो चुका है, तो अब देखिए अब ऐसा क्यों कह दिया भाई। तो बायोलॉजी में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ज्यादातर लाइफ प्रोसेसेस है ना, वो केमिकल्स पर बेस्ड है। केमिकल्स, अब ऐसे केमिकल कह दिया हमने एक वाइड टर्म लेके, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, वो जैसे हैं हार्मोन्स, दूसरे लिक्विड्स जो बॉडी में तमाम है केमिकल्स हैं, तो वो केमिस्ट्री पर बेस्ड है। ठीक है, और केमिस्ट्री पर अगर बेस्ड हैं तो आप बायोलॉजी से पहुंच गए, केमिस्ट्री में पहुंच गए। और फिर केमिस्ट्री में जब आप जाते हैं तो केमिस्ट्री में अगर आपको अंदर डीप में जाते हैं तो क्या मिलते हैं, वहां पे मिलते हैं आपको बॉन्डिंग की बात की जाती है, बॉन्डिंग। और क्या मिलता है, मॉलिक्यूल्स। और क्या मिलता है, एटम्स। और एटम्स के बाद और अंदर चले जाइए तो आपको मिलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, और हुआ आपका प्रोटॉन हुआ, और भी बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आप अभी तक पढ़ेंगे, 11th 12th क्लास में पढ़ेंगे। बाकी जो और भी होते हैं वो अभी नहीं पढ़ने, फ्यूचर में पढ़ने, हायर स्टडीज में। तो देखिए अब गए केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में आपको मिला बॉन्डिंग, ये देखिए ये मिला बॉन्डिंग, फिर मॉलिक्यूल, एटम, एलिमेंट्री पार्टिकल, और डीप में चलते चले गए तो एलिमेंट्री पार्टिकल। और आप जैसे ही इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की बात करते ही आप फिर बात करते हैं चार्ज की, ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, और ये है न्यूट्रल। तो जैसे ही आपने चार्ज की बात की, तब यहाँ पर मालूम है कि एक जैसा चार्ज हो तो लगता है रिपल्सिव फोर्स, और अगर अपोजिट चार्ज हो तो होता है अट्रैक्टिव फोर्स। और जैसे ही बोला फोर्स, वैसे ही समझ लीजिए आप कहाँ पहुंच गए, असली साइंस की दुनिया में पहुंच गए, यानी कि पहुंच गए फिजिक्स में। तो कहने का मतलब है कि जब आप अगर डीपली ऑब्जर्व करेंगे, सोचेंगे, तो आपको अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ है, आपको पहुंचना। हाँ, तो अब हमारा डिस्कशन कहाँ पहुंच गया, हमारा डिस्कशन पहुंच गया है फिजिक्स में। तो फिजिक्स, जैसे हमने बताया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया, कीमिया से आया। अब वैसे ही फिजिक्स, फिजिक्स वर्ड जो है वो कहाँ से आया। तो देखो भाई, फिजिक्स वर्ड जो है ये आया है ग्रीक वर्ड से, ये है हमारा फिजिक्स। तो फिजिक्स वर्ड जो आया है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, और वो ग्रीक वर्ड क्या है, वो ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस। अब फ्यूसिस का मतलब होता है, फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। तो ये जो फिजिक्स जो है ना, वो है स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर है ये फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स का मतलब क्या है, नेचर। अब नेचर में क्या होता है, नेचर में बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ चीजें हमें दिखाई देती हैं, कुछ दिखाई नहीं देती हैं। अब आप कहेंगे जो दिखाई नहीं देती है वो नेचर कैसे हुई। तो देखिए दिखाई क्यों नहीं देती हैं, क्योंकि हमारे यानी ह्यूमंस के जो सेंसेस हैं, देखना, सुनना, छूना, इस तरह से जो हमारे सेंसेस हैं, वो सारे जो नेचुरल फिनोमिनन हैं उनमें से कुछ को तो हम सेंस कर पाते हैं, लेकिन हमारे सेंसेस सारे फिनोमिनन को सेंस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे वाले फिनोमिनन को फिर पढ़ा कैसे जाता है, कैसे उनके बारे में जानकारी होती है। तो जैसे आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपका फोन है, फोन में आप बात कर रहे हैं, आपके दोस्त की आवाज आपको सुनाई दे रही है, वो सब तो ठीक है। लेकिन जब बोलते हैं कि नेटवर्क आ गया या सिग्नल आ गया फोन में, या फोन से सिग्नल चला गया, तो वो सिग्नल हमें दिखाई नहीं देता है। तो दिखाई नहीं देता, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसके बारे में जान नहीं सकते। भाई हमारी आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इतना तो जान रहे हैं कि अगर मोबाइल में सिग्नल आ रहा है, इसका मतलब कि हम बात कर पा रहे हैं, तभी तो बात हो पा रही है। अगर सिग्नल आ रहा है तो बात हो पा रही है। इसका मतलब कि हम भले ही सिग्नल को देख नहीं पा रहे हैं, बट हम उसका एग्जिस्टेंस को दूसरे तरीकों से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ फिनोमिनन होते हैं जो नेचर में हमें दिखाई नहीं देते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। और कुछ फिनोमिनन है जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स का चलना, और मशीनों का चलना, वर्क और एनर्जी, इनके बहुत सारे एग्जांपल हमें दिखाई देते हैं। जैसे एनर्जी हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन एनर्जी का इफेक्ट हमें दिखाई देता है। जैसे हीट एनर्जी है, अब हीट एनर्जी हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हीट एनर्जी के कारण क्या होता है, टेम्परेचर हमें पता चल जाता है, ऑब्जेक्ट्स में टेम्परेचर बढ़ा कि घटा, तो ये हमें छूकर मालूम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि नेचर में कुछ चीजें हमें डायरेक्टली दिखाई देती हैं, कुछ नहीं दिखाई देती हैं। तो वो किन लॉज से, किन
प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं तो उनको हम फिजिक्स के अंदर में पढ़ते हैं, ठीक है। और फिजिक्स के अंदर में अब जैसे कि देखिए कोई, अब फिजिक्स में फॉर एग्जांपल हमने ले लिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ले लिया, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जैसे कि अगर हम साइंटिफिक मेथड की बात करें तो न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया था कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है ये हिस्ट्री की बात है, ये सबको मालूम है कि क्या था, एप्पल उन्होंने बताया था कि एप्पल जो है हमेशा ही नीचे की तरफ गिरता है, अर्थ सरफेस पर गिरता है। ये मान लो हमारा अर्थ सरफेस पर गिरता है, तो देखा तो सबने था, बहुतों ने देखा होगा एप्पल को गिरते हुए, लेकिन न्यूटन ने सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्वेशन अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया कि भाई सेब है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा अर्थ सरफेस पर नीचे की तरफ ही क्यों आता है, नहीं और वर्टिकली नीचे की तरफ ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए, ऊपर की तरफ चला जाए, ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा ही किधर आता है, हमेशा ही नीचे की तरफ आता है। अब नीचे की तरफ आता है इसका मतलब है कि भाई अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही होगी, अर्थ सरफेस इस शेप को अट्रैक्ट कर रही होगी, इसीलिए तो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये था ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद में उन्होंने देखा कि क्या सारे ही ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा होता है, उनके मासेस का क्या रिलेशन है, वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आता है, कोई ऑब्जेक्ट जल्दी आ जाता होगा, कोई देर में आता होगा, क्या ये सच है या नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो न्यूटन ने भी इसी तरह से देखा, ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया, और फिर लेकिन इन सारी बातों को बताया कैसे जाए, कैसे उनको एक्सप्रेस किया जाए। तो एक्सप्रेस करने के लिए फिजिक्स को मदद लेनी पड़ती है, किसकी, मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स है लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, या फिजिक्स का हम इसको बोल सकते हैं लैंग्वेज ऑफ साइंस है। ये साइंस की लैंग्वेज है। तो साइंस की लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, ऐसा क्यों कहा गया, जैसे कि न्यूटन का ही जो मान लीजिए कि मास और एक्सेलरेशन और रिलेशन है जो आप छोटे क्लास में पहले पढ़ चुके हैं, तो अब इसमें बता दिया F इक्वल टू ma। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन ये साइंस को एक्सप्रेस करता है, यानी ये लैंग्वेज है जो हमें बताती है, साइंस बताती है। क्या साइंस बताती है कि अगर एक बॉडी है जिसका मास है m, और उस पर अगर हमने F फोर्स लगाया तो वो बॉडी a एक्सेलरेशन के साथ आगे चलेगी, फोर्स के डायरेक्शन में चलेगी। ये हमें इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से पता चलता है। तो हम क्या बोलेंगे कि मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स लैंग्वेज ऑफ साइंस है। तो इसी तरह से आगे हम देखेंगे कि किस तरह से साइंस आगे बढ़ता है, फिजिक्स आगे बढ़ता है, ठीक है। अब इसमें आगे देखिए, अब आगे फिजिक्स को डिवाइड किया गया है दो मेजर पार्ट्स में। वो मेजर पार्ट्स को जो है मेनली डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स वो क्या क्या हैं, दो पार्ट्स हैं आपका, एक तो है देखिए, एक जो है जिसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स है, और दूसरा जो है, दूसरा क्या है, दूसरा कहलाता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स ये जो है 1900 के आसपास या उसके बाद में डेवलप होना शुरू हुआ है, और इसीलिए इसको कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स। तो ये जो मॉडर्न फिजिक्स है इसको क्वांटम फिजिक्स भी कहा जाता है, क्वांटम फिजिक्स। और भी दूसरे तरह से बोल सकते हैं, जैसे क्लासिकल फिजिक्स है तो इसे माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स भी कहा जा सकता है। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो है हमारा, जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसके इफेक्ट्स को जान सकते हैं, वो है माइक्रोस्कोपिक। और ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स, ये मेनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को डील करता है। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जो कुछ फिनोमिना हो रहे हैं उनको एक्सप्लेन करता है। तो क्लासिकल फिजिक्स जो है वो अपने डेली लाइफ ऑब्जर्वेशंस इसमें आ जाते हैं बहुत सारे, जैसे कि इसमें आ गए हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, ग्रेविटेशन आ गया, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ गया, और हीट एंड वर्क एनर्जी, ये सब आ गया हमारा किसमें, ये सब आ गया क्लासिकल फिजिक्स में, ठीक है। और भी चीजें हैं, वेव्स है और लाइट है। अब लाइट के बारे में जैसे कुछ पार्ट इसका जो है वो हम क्लासिकल वे में पढ़ लेते हैं, और कुछ पार्ट लाइट का इधर भी आता है, क्वांटम में भी लाइट आता है, ठीक है। कैसे आता है ये आगे पढ़ने आपको मिलेगा।
एक्चुअली 11-12 क्लास सिलेबस में आपको सारी चीजें, लगभग सारी फिजिक्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो हालांकि उतना पढ़ के आप कुछ इन्वेंशन या डिस्कवरी नहीं कर सकते, लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं, ABCD आप समझिए इसको। जब ABCD पढ़ेंगे तभी आप आगे सेंटेंस फॉर्मेशन, पैराग्राफ और बुक राइटिंग कर सकते हैं। वैसे ही आप समझिए कि फ्यूचर में अगर आपको साइंस पढ़ना है, भले ही फिजिक्स नहीं पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना है, तो भी आपको बेसिक फिजिक्स आना कंपलसरी है, बिना इसके नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक वर्ड में अब क्या चीजें हम पढ़ते हैं, इनमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स का इंटरेक्शन पढ़ते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स हुए, प्रोटॉन्स हुए, न्यूट्रॉन्स हुए, और भी बहुत सारे हैं जिनको अभी बोलना है बेकार, क्योंकि अभी कोई फायदा नहीं है। जब आप पढ़ेंगे इनको फ्यूचर में तभी उनको काम आएगा। बस यहाँ आपको 12 क्लास में, 11 में भी नहीं, 12 क्लास में थोड़ा बहुत मॉडर्न फिजिक्स का आइडिया आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे फिजिक्स के दो मेजर डिवीजन हो जाएंगे, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर क्या क्या है, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर होगा आपका, होगा काइनेटिक्स, जिसको बोलते हैं काइनेटिक्स, या इसको बोल सकते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आप इसमें पढ़ेंगे, और फिर क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये कौन से प्रॉपर्टीज, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को यहाँ पे पढ़ा जाएगा, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ेंगे। और इस मैटर में भी फिर आपको मिलेंगे यहाँ पे, क्या मिलेंगे, सॉलिड्स मिलेंगे और मिलेंगे लिक्विड्स। ठीक है, सॉलिड्स और लिक्विड्स मिलेंगे। और उसके बाद में आप पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और साथ में पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, और फिर अगला जो आपके सिलेबस का पार्ट होगा थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के बाद क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स के बाद में पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे वेव्स। ठीक है, वेव्स, वेव्स में 11 क्लास में मोस्टली आप पढ़ेंगे साउंड वेव्स, लाइट वेव्स के बारे में पढ़ा जाएगा क्लास 12 में। तो ये यहाँ आप इतना समझ लीजिए कि 11-12 क्लास में आपको सारी चीजें, लगभग सारी चीजें पढ़ा दी जाएंगी। और ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स क्या है, ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, अभी आपको ओवरव्यू एक दे दिया है, फिर भी आप फर्स्ट चैप्टर को अपने एनसीईआरटी बुक से भी पढ़िए। ठीक है, अब इसमें आगे का डिस्कशन क्या है, आगे का डिस्कशन ये है कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। अब दो पार्ट नहीं कहेंगे, सॉरी थोड़ा गलत बोल दिया, दो पार्ट नहीं है, असल में क्या है, ये दो तरह से साइंस को पढ़ा जाता है। एक होता है यूनिफिकेशन थ्योरी, और एक होता है रिडक्शन थ्योरी, यानी कि यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, ये